Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. I hope you all are doing well. आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ बेटा 11th बेस है. आपने अगर 11th बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको 12th ईजी लगेगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी श्योरली क्रैक कर पाएंगे. क्लियर. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग दो ऐसे टॉपिक्स लेने वाले हैं, दो ऐसे पॉइंट्स लेने वाले हैं विच आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस है और इटसेल्फ भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अपने आप में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है. ठीक है. सो आज के जो दो टॉपिक्स हैं बेटा उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो सेकंड टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हम लोग पहले किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में. देखो बेटा, जब भी क्या होता है किसी भी बॉडी पे कोई लाइट आती है, ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे कोई लाइट आती है तो वहां पे तीन चीजें होती है. ठीक है. सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे जो लाइट आएगी वहां पे इस जो लाइट आएगी वहां पे तीन चीजें हो सकती है. क्या? लाइट आई, रेडिएशन आई और इस बॉडी ने कुछ पोर्शन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. जो लाइट आई, लाइट हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो पे कि लाइट में क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि बहुत सारी रेडिएशंस होती है. ठीक है. तो लाइट आई जिसमें बहुत सारी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, सारी रेडिएशंस है. तो उसमें से कुछ पोर्शन इस बॉडी ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है. कुछ पोर्शन क्या हुआ? लाइट आई, इससे टकराई और वापस चले गई, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है. कुछ पोर्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पोर्शन इसने रिफ्लेक्ट कर लिया. ठीक है. कुछ पोर्शन हो सकता है लाइट आई, इससे पास हुई और चले गई, यानी इसको क्रॉस करते हुए चले गई. ठीक है. दैट इज ट्रांसमिशन. वो क्या हुआ? ट्रांसमिशन हुआ. तो जब भी कोई रेडिएशन या लाइट कोई भी चीज आपकी किसी बॉडी पे पड़ती है तो वहां पे क्या होता है? आपका तीन चीजें होती है. या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या तो लाइट आपकी ट्रांसमिट होगी. ठीक है. लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये ब्लैक बॉडी आखिर है क्या बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी? सबसे पहले तो हमने क्या जानना है कि ये ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है. ठीक है. ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट एमिटर ऑफ ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस. मतलब एक ऐसी बॉडी जो बॉडी क्या करेगी, जितनी भी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन उसकी बॉडी की सरफेस पे आ रही है उन सारी रेडिएशंस को वो क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. मैंने अभी क्या कहा? कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा. लेकिन ये ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी? अपने सरफेस के ऊपर आने वाली जितनी भी रेडिएशंस होंगी उन सारी रेडिएशंस को वो क्या करेगी? परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. सो द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट एमिटर. ठीक है. परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट एमिटर ऑफ ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी. उसको हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे. ठीक है. तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर of all the radiations falling on its surface
इज नोन एज ब्लैक बॉडी। उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। यानी वो बॉडी क्या करेगी, ये नहीं करेगी कि कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगी, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट करेगी, नहीं, वो सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ब्लैक बॉडी समझ में आया क्या है? मतलब जो भी रेडिएशन उस बॉडी के ऊपर आएगी, वो बॉडी क्या करेगी, सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। अब आप कहोगे मैम अगर वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, मतलब वो एमिट कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ परफेक्ट एमिटर भी लिखा है और साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जब वो एमिटी कुछ नहीं कर रही है तो रेडिएशन कहाँ से हुई, क्योंकि उसने सारी की सारी रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर ली, तो रेडिएशन तो कुछ बची नहीं। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, आपके सबके घर में कैंडल है, ठीक है, अपने हाथ में अभी कैंडल पकड़ो आप पकड़ा आप लोगों ने कैंडल, ठीक है। अब क्या उस कैंडल के अराउंड आपको हीट फील हो रही है? नहीं हो रही होगी ना। ठीक है, अब आप उस कैंडल को बर्न करो। कैंडल को बर्न करने के बाद 10 मिनट तक अपने पास रखो। 10 मिनट बाद आपको क्या होगा, धीरे 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 क्या होने लगेगा, हीट फील होने लगेगी। ठीक है, उसका जो रीजन है वो क्या है, जब आपकी कैंडल क्या थी, बर्न नहीं थी, तो उस समय क्या था, उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो सराउंडिंग की एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं थी। ठीक है, इसीलिए वो कोई भी हीट एमिट नहीं कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद आपने 10 मिनट तक वहां पे वेट किया, तो 10 मिनट तक क्या हुआ, जो उसके अंदर की हीट थी, उस हीट की उस वो जो हीट थी, वो हीट सराउंडिंग की हीट से क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, उसने रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगने लगी। सेम केस सन के केस में भी होता है। जो सन है उसके अंदर जो हीट है वो सराउंडिंग यूनिवर्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। अगर यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है, यूनिवर्स का जो हीट है, वो अगर सन के हीट से ज्यादा हो जाएगा कभी, तो सन के उससे एनर्जी एमिट होना बंद हो जाएगी। यानी कोई भी बॉडी एनर्जी कब एमिट करती है, जब उनके अंदर की जो हीट होती है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी पे मान लो ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इस ब्लैक बॉडी पे क्या आई, रेडिएशन आई। इसने क्या किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे इसके अंदर की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी विद द सराउंडिंग। सॉरी, सराउंडिंग के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब इसकी एनर्जी सराउंडिंग के कंपैरिजन में अप्रिशिएबली बढ़ जाएगी, तब ये क्या करेगी, रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट करेगी, एंड दैट रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो परफेक्टली क्या करेगी, रेडिएशन को एमिट भी कर देगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो सबसे पहले तो क्या करेगी ये बॉडी, रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर आएंगी, ये सारी रेडिएशन को क्या करना शुरू करेगी, एब्जॉर्ब, जिससे ये अपने अंदर की एनर्जी को सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या करेगी, बढ़ाएगी। और उसके बाद फिर ये रेडिएशन को क्या करना शुरू करेगी, एमिट करना शुरू करेगी, एंड दैट रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर? ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लियर हुआ? ठीक है, अब कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन है वो देखिए। मान लो आपके पास कोई एक आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक आयरन ऑब्जेक्ट है। मैंने आयरन ऑब्जेक्ट क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आपका हाई है।
मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों लिया है यहाँ पे, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सके, हीट दे सके, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन इसको दे सके। ठीक है, तो जब मैं आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करूंगी तो आयरन ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उस हीट को पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के कुछ टाइम बाद मुझे उसका कलर कैसा दिखेगा, लाइट रेड। मतलब वो जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड मुझे लाइट रेडिश लाइट वहां पे कलर दिखने लगेगा। ठीक है, मैं फिर हीट बढ़ाऊंगी, हीट बढ़ाने से उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क रेड। ठीक है, फिर मैंने हीट बढ़ाया, हीट बढ़ाने से उसका कलर क्या हो गया, येलो। फिर मैंने हीट बढ़ाया, हीट बढ़ाने से उसका कलर क्या हो गया, व्हाइट। फिर मैंने हीट बढ़ाया, हीट बढ़ाने से उसके अराउंड का कलर क्या हो गया मेरा, ब्लू। यानी ब्लू रेडिएशन वहां पे वो एमिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं हीट बढ़ाती गई वैसे वैसे देखो बेटा, जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उन रेडिएशंस का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब रेडिएशंस का कलर अगर चेंज हो रहा है तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि कलर जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ के हो रहे हैं। यानी अगर आपकी रेडिएशंस का कलर चेंज हो रहा है यानी जो एनर्जी एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को याद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो एनर्जी होगी, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होगी वो कैसे एमिट होगी, कॉन्टिन्यूसली एमिट होगी। ठीक है, और दूसरी बात वो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी मीन्स स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने यही कहा था कि जो एनर्जी एमिट होगी किसी भी सोर्स से वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होगी, जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगी, और किस पे इंडिपेंडेंट होंगी, न्यू और लैम्डा पर, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस पे लगाती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था बेटा, जब मैंने आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट किया तो मैंने कहा कि मुझे स्टार्टिंग में एक लाइट रेड कलर की रेडिएशन उससे एमिट होती हुई दिखी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जैसे जैसे मैं हीट इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे वो जो रेड कलर है वो डीपर होना चाहिए था, और डार्क और डार्क और डार्क, क्योंकि इंटेंसिटी वहां पे इंक्रीज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वहां पे चेंज नहीं हो रहा है तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हीट दे रहे हैं तो मतलब जो बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन। क्लियर, ये कैसे लिमिटेशन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा था, रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एमिट होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। और अगर ऐसा रियलिटी में होता तो अगर यहाँ पे मुझे रेड कलर मिलता तो लास्ट तक मुझे रेड कलर ही मिलना चाहिए था, लेकिन कलर चेंज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी एमिट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इतना क्लियर हो बेटा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन
radiation with minimum frequency mu naught strikes the surface of metal electrons ejected from the surface of metal. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है बेटा? जब आपकी कोई भी रेडिएशन जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी, ठीक है, कोई भी रेडिएशन जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट होगी, वो जब किसी भी आपके मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, किसी भी मेटल के सरफेस पे जब एक रेडिएशन स्ट्राइक करेगी जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, न्यू नॉट होनी ही चाहिए, ठीक है, जब वो रेडिएशन किस पे स्ट्राइक करेगी, इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो इस मेटल से क्या इजेक्ट होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उन्हें कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरी प्रोसेस को यानी कि रेडिएशन आई, किससे टकराई, मेटल की सरफेस से टकराई, और उसने मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट करवा दिया। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट द रेडिएशन मस्ट हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होनी चाहिए। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनमें से पहला फैक्ट क्या है कि आपका जो रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होनी ही चाहिए, ठीक है। मींस इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी देन देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर रेडिएशन की न्यू नॉट से कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h न्यू नॉट, ठीक है, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W नॉट से, क्लियर। मींस आपका जो रेडिएशन है उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इजेक्ट नहीं होंगे, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। ये पहला फैक्ट है इससे रिलेटेड। दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्या है, दैट द वेलोसिटी and hence the kinetic energy of the ejected electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, यानी आपका रेडिएशन आई, मेटल के सरफेस से टकराई और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, जिस स्पीड से वो बाहर निकलेंगे यानी कि उनकी वेलोसिटी और उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट हुए हैं उनकी वेलोसिटी एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक की है
उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है या उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी क्या है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। मींस इंटेंसिटी पे ये चीज डिपेंड नहीं करेगी। यस, जो थर्ड फैक्ट है वो क्या कहता है, दैट नंबर ऑफ फोटो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर होंगे वो किस बात पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। लेकिन अगर वो इंटेंसिटी जो रेडिएशन की है अगर वो न्यू नॉट से कम वाले रेडिएशन की है तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। यानी रेडिएशन की इंटेंसिटी आप चाहे कितनी ही बढ़ा लो, अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये लिमिटेशन कैसे है बेटा, तो अगर अभी तक आप लोगों को ब्लैक बॉडी समझ में आ गई कैसे लिमिटेशन है, तो ये लिमिटेशन भी अपने आप समझ में आ गई होगी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेंसिटी पे सब चीज डिपेंड करती है। तो रेडिएशन किसी भी इंटेंसिटी के हो, इलेक्ट्रॉन्स ने इजेक्ट करना चाहिए था ना बेटा। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, आप कितनी भी इंटेंसिटी की रेडिएशन क्यों ना दे दो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कुछ कर लो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडिएशन की जो एमिट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसी वजह से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए हो। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम आपकी डाउट को वहां पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच किया है तो अपने साथ शेयर करने से मत भूलिएगा, बाकी बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इन वीडियोस को बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।